चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो केमिस्ट्री में क्या होते हैं पूछे जाते हैं। इस केमिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज के टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं वो उसमें से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर रहते हैं। और ये अनिवार्य रूप से तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और कुछ न कुछ आपको ज़रूर से ज़रूर ऐसा होगा कि कम से कम 10 से 15 नंबर जो है आपके एग्ज़ाम में जो है कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो आज का सबसे पहले जो चैप्टर है, हम लोग चैप्टर वाइज आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में। रासायनिक बलगतिकी, ये जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है इसमें से यानी केमिकल काइनेटिक्स जो है इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी में आपको एक पूछा जाता है क्वेश्चन, अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का दर या वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपको, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो अभिक्रिया का दर क्या होता है कि एकांक समय में, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, माना एक, सुन लीजिए क्या है, अभिक्रिया का जो दर होता है एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का दर कहते हैं। यानी एकांक समय में, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का क्या कहते हैं, दर या वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। जैसे देखिए, माना एक सामान्य अभिक्रिया ए है, ए से किसमें बदल गया, पी में। किसमें बदल गया, पी में। यदि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है पी बराबर जब 0 है, ठीक है, तो ये क्या है, ए मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। उस समय पी कितना बना रहेगा, 0। तो टी बराबर क्या बन जाएगा, कुछ समय बीता तो उत्पाद हमारा क्या बन गया, यक्स। तो अभिकारक में जो परिवर्तन हुआ वो कितना होगा, ए माइनस यक्स मोल प्रति लीटर हो गया। तो हमने कहा अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर बराबर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का दर, तो हमने कहा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, क्या होता है, समयांतराल या समय में परिवर्तन। अर्थात इसको हम कह सकते हैं dx अपान dt। क्या हो जाएगा, dx अपान dt। क्या हो जाएगा, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं।
क्या कहेंगे, अभिक्रिया का दर या वेग। माना एक सामान्य अभिक्रिया जो है ए है से पी में बदल रहा है। जब यह समय क्या है, t बराबर 0 है, यानी जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है उस समय समय क्या है हमारा 0 है, तो अभिकारक कितना होगा, a मोल पर लीटर होगा। क्या होगा, a मोल प्रति लीटर होगा, यानी पूरा का पूरा होगा। ऐसे कंडीशन में उत्पाद कितना बना होगा, कुछ नहीं, यानी 0 होगा। अब क्या करते हैं, कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो क्या होगा, a माइनस एक्स उत्पाद बन गया, यानी x मोल प्रति लीटर बन गया। तो ये बचेगा कितना, a माइनस एक्स। तो हमने क्या कहा था कि अभिक्रिया का दर जो है एकांक समय, यहाँ पर 1 मिनट 1 सेकेंड 1 घंटा कुछ भी कर सकते हैं इकाई में। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यहाँ पर कर सकते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन जो है हम dx हो गया, तो समयांतराल क्या हो गया, dt हो गया। अब ये हमारा हो गया। इसी के पद में अगर हम ग्राफ से देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, इस ग्राफ के पद में हम अगर देखना चाहे तो एक ग्राफ ये हो जाता है हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, ये समय, और इधर क्या हो जाएगा, सांद्रता क्या हो जाएगा, सांद्रता। फिर अगला इधर क्या हो गया, समय, इधर क्या हो जाएगा, दर, यानी अभिक्रिया का वेग क्या। तो देखिए शुरुआत में जब ऐसे अभिक्रिया करते हैं तो जब समय 0 रहेगा तो सांद्रता कितना रहेगा, 100% रहेगा, पूरा का पूरा रहता है, ठीक है। सांद्रता क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा, समय क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसी तरह से जब सांद्रता अधिकतम रहेगा तो अभिक्रिया का दर भी क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा, क्या रहेगा, अधिकतम। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो सांद्रता भी क्या होगा, घटेगी, तो अभिक्रिया की दर भी इसी के क्रम में क्या होगी, घटती चली जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा कि अभिक्रिया की सांद्रता एकदम कम हो जाएगी, बहुत नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, कितनों भी समय को बढ़ाएं अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता। इसको ग्राफ द्वारा आप दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब कभी इसमें मात्रक पूछ दे तो मात्रक अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। समय में परिवर्तन, तो समय में परिवर्तन क्या हो जाएगा, समयांतराल, क्या हो जाएगा, समयांतराल। तो समयांतराल हमारा क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, किसका मात्रक, अभिक्रिया का दर, क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का दर। यानी एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का दर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर आपको आगे जो टॉपिक पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग को नोट कर लीजिएगा या इसके साथ ले लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी क्रम में अगले टॉपिक की। एक पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया कोटि क्या होता है, एकांक समय में, एकांक समय बोलो, अभिक्रिया की आणविकता बताना नहीं है ना, कोटि बताना। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी जो वेग है अभिकारकों की सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। यानी किसी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर
अभिकारकों के सांद्रता, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता की जिस घात पर निर्भर करेगी उसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि। जैसे देखिए, माना एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, माना एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया क्या है? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी है, और इसके बाद जो बनता है सी बनता है, प्लस डी बनता है। क्या बनता है? डी। लेकिन अभिकार, यानी कहने का मतलब है कि अभिकारक ए के स्मॉल ए मोल है और अभिकारक बी के स्मॉल बी मोल है। ठीक है। लेकिन प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अभिकारक ए की दर, स्मॉल ए घात पर, जबकि अभिक्रिया की दर, ठीक है, ऐसे लिखिए तो सही रहेगा। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अभिक्रिया की दर अभिकारक ए के सापेक्ष, अभिकारक ए के स्मॉल यम घात पर निर्भर करती है। अतः ए के सापेक्ष, अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा? ए के पावर स्मॉल एम। क्या हो जाएगा? ए के पावर स्मॉल एम। अभिकारक बी के, और दूसरा ज्ञात हुआ कि अभिकारक बी के स्मॉल एन घात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्मॉल एन घात पर निर्भर करता है। अतः अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? बी के पावर स्मॉल एन। किस घात पर निर्भर कर रहा है? बी पर। तो यहां पर निर्भर करती है, तो ये कर दें, क्या हो जाएगा? ए के पावर स्मॉल एम, कोटि क्या हो जाएगा? स्मॉल एम हो जाएगा। इसी तरह से किस पर निर्भर कर रही है? स्मॉल एन घात पर बी के, तो एन के बी के पावर क्या हो जाएगा? एन। अतः कोटि क्या हो जाएगा? एन। ठीक है। अतः अभिक्रिया की समग्र कोटि बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? अभिकारक का जितने भी अभिकारक रहेंगे सभी की जोड़ देंगे। अतः अभिक्रिया की समग्र कोटि स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम। क्या हो जाएगा? स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम। ध्यान दीजिए।
अभिक्रिया की कोटि में हमने बात कहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करती है उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो माना एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है, स्मॉल एक ए और स्मॉल बी बी, बदल रहा है तो बन रहा है सी सी और डी डी, और प्रयोगों द्वारा इसमें ज्ञात हुआ कि स्मॉल ए कैपिटल ए के स्मॉल ए अणु लिए हैं और बी के स्मॉल बी अणु लिए। इससे ये मालूम हुआ यानी लिए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ए अणु लिए तो पूरा का पूरा भाग ले, पूरा निर्भर करे, बी लिए हैं तो बी पूरा का पूरा निर्भर करे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन प्रयोगों द्वारा हमको ज्ञात हुआ कि अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक ए के सापेक्ष ए के स्मॉल एम घात पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? ए के पावर स्मॉल एम, और अतः अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अतः ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि स्मॉल एम हो जाएगा। इसी प्रकार अभिकारक बी के अभिकारक बी के सापेक्ष अभिकारक बी के स्मॉल एन घात पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? स्मॉल एन घात पर अभिक्रिया की दर। तो एन के सापेक्ष अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? बी के पावर स्मॉल एन। अतः अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? एन घात पर निर्भर करा तो एन हो गया, और दो अभिकारक है, ए है और बी है, तो अतः अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या हो जाएगा? दोनों का क्या हो जाएगा? योग, यम प्लस यन। अगर तीसरा कोई होता तो तीसरे को भी क्या कर देते? जोड़ देते। यह हुआ हमारे अभिक्रिया की कोटि के बारे में जनरल जानकारी। ठीक है। अब अभिक्रिया की कोटि के जो प्रकार होते हैं, ये कई प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है कितने प्रकार के। तो इसको आगे मिटाते हैं। चलिए, अभिक्रिया कोटि के प्रकार। देखिए, अभिक्रिया कोटि जो है वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों के मूलतः कितने होते हैं? यहाँ पर हम लोग जनरली जानेंगे 4 होगा। कौन कौन सा होगा? एक होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा हो जाएगा प्रथम कोटि, दूसरा हो जाएगा द्वितीय कोटि, चौथा हो जाएगा तृतीय कोटि। तृतीय कोटि वैसे तो होता है अर्धायु, मतलब हाफ अर्ध जो अभिक्रिया कोटि भी होती है, यानी भिन्नात्मक भी होती है, तो वो सब नहीं बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जनरल जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो मूलतः 2 पढ़ना है, शून्य और प्रथम को। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक के शून्य घात पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शून्य घात पर, अर्थात कह सकते हैं निर्भर नहीं करती है। शून्य घात पर निर्भर करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया का दर कितनों भी अभिकारक में परिवर्तन कर दे, उस पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता है, अभिकारक पर निर्भर ही नहीं करता। जैसे हम लोग देखते हैं कि माना एक जो है सामान्य अभिक्रिया है, एक माना शून्य कोटि की सामान्य अभिक्रिया क्या है? ए है, इसमें किसमें बदल गया? पी में।
ए है, ये किस में बदल गया, पी में। तो क्या होगा, अभिकारक के हाथ पर निर्भर नहीं करती है, तो अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, शून्य घात पर ए के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के पावर 0 हो जाएगा। अब इसके सापेक्ष एक नियतांक लगा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एफ बटे डी टी प्रोपोर्शनल दर नियतांक के लगा दिए और ए के पावर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ठीक है, ये हमारा शून्य कोटि का होगा। अब इसी शून्य कोटि के लिए हमको कोई एग्जाम्पल की बात कर दें। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जनरली कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो वो कैसी हो जाती है, शून्य कोटि। जैसे F2 प्लस 3H2 उत्प्रेरक लगा दें, और प्रेरक हमारा कौन सा, Fe हो गया। ठीक है, ये उत्प्रेरक हो गया और बन गया 2NH3। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे H2 प्लस O2 इक्वल टू प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है, इसमें बन जाता है 2H2O। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक